नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो जैसा कि आपका एक प्लेटफॉर्म है फॉर टीचर्स और सभी जो सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं लाइन बाय लाइन, तो उनके लिए स्पेशल खास तौर पर ये बनाया गया है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे अध्याय 9 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ लिया, काफी कुछ अध्याय में हमने इंटरेस्टिंग बातें जानी। आज हमें जानना है राजतंत्र के बारे में। यदि आप कंप्लीट आप कहेंगे कि सर हमें वो पार्ट कहाँ मिलेंगे, बाकी के लेसन हमें कहाँ मिलेंगे, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अलग अलग सब्जेक्ट की बिल्कुल अच्छे तरह से वहां पे अरेंज किया हुआ है। देखिए राजतंत्र क्या होता है कि जैसा कि हमने अतीत के चित्रपट अध्याय में देखा कि महाजनपदों के शासक राजा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राजा, जिन्हें सभा या समिति द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता था। उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे इन संस्थाओं द्वारा दी गई सलाह उनके निर्णयों को गंभीरता से लेवे। जैसे जैसे भारत में साम्राज्यों का निर्माण और विस्तार होता गया, राजाओं को अपार शक्ति प्राप्त होती गई। देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि सभा व समिति से परामर्श लेते थे, लेकिन जैसे जैसे राजाओं की शक्तियां बढ़ती गई तो उनकी शक्तियां भी बढ़ती गई, साम्राज्य बढ़ते गए तो शक्तियां भी बढ़ती गई, और जो निर्णय लेने की जो उनकी शक्ति थी उसमें भी बहुत भारी इजाफा हुआ कि मतलब वो खुद से निर्णय लेने लगे। फिर भी वे शासन चलाने के लिए मंत्री परिषद और अधिकारियों की एक व्यापक तंत्र पर निर्भर रहते थे कि राजाओं की शक्तियां बढ़ गई, लेकिन जो निर्णय लेने की जो पावर थी ना, तो वो क्या थे, खुद से ले सकते थे, लेकिन उन्हें निर्भर रहना पड़ता था किस पर? मंत्री परिषद पर और अधिकारियों पे, क्योंकि निर्णय तो उन्हें ही लेना है। तो देखिए जो विचार विमर्श किसके द्वारा किया जाता था? आपके अधिकारियों और मंत्री परिषद के द्वारा। अनेक बार राजा धर्म संबंधी विषयों पर विद्वानों से परामर्श लेते थे। हालांकि ऐसे भी उदाहरण है जहां राजाओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग जनता को अपने अधीन करने के लिए किया। अधीन करने का मतलब आपको बताया है कि बलपूर्वक किसी को अपना आदेश मनवाना या फिर अपने अनुसार काम करवाना, मतलब अधीन करना कहलाता है। विश्व के कुछ भागों में राजाओं के पास पूर्ण सत्ता होती थी। वे स्वयं कानून बनाते थे, उन्हें लागू करते थे और दंड भी निर्धारित करते थे। कुछ मामले में दोनों ने यह तक दावा किया कि उन्हें ईश्वर से दिव्य शक्ति प्राप्त है। ये राजाओं की बात है इतिहास में कि कुछ राजा मंत्री परिषद से चर्चा करते थे, खुद क्या करते थे कि खुद ही सारे नियम कानून बनाते थे, और कुछ कहते थे कि हमें भगवान से शक्ति प्राप्त है, हम भगवान के दूत हैं, भगवान ने हमें भेजा है। हालांकि भारत के कई क्षेत्रों में राजा की शक्ति न तो निरंकुश थी और न ही आलोचना से मुक्त हुई। कि ये नहीं है कि उसकी शक्ति निरंकुश थी, मतलब ये नहीं कि राजाओं ने पूरी तरह से आपका राजतंत्र का प्रयोग किया, अपनी मनोमर्जी चलाई है, और न ही आलोचना से मुक्त, मतलब ये भी नहीं कि हम उसकी हमेशा अच्छाई ही करें, कुछ में बुराई भी थी, कुछ में अच्छाई भी थी। उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे राजधर्म की सीमाओं में रहकर निर्णय ले भी। तो मतलब कि राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि राजधर्म, मतलब राजा का जो धर्म होता है, आपको बताया कि राजा का धर्म प्रजा की सेवा करना होता, मतलब प्रजा की रक्षा करना, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, दुख दर्द का ध्यान रखना। तो उनका कि ध्यान रखे, वो अर्थ था कि राजधर्म के अनुसार शासन करे और सभी लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखे। ये आपका राजधर्म बताया गया है कि राजधर्म क्या था कि वो सर्वोपरि रखे, मतलब सभी लोगों का कल्याण को सर्वोपरि रखे। हालांकि इस आदर्श स्थिति में सभी राजा व्यवहार में लागू नहीं कर सकते कि इस आदर्श की जो स्थिति बताई है ना कि राजधर्म के अनुसार शासन करना और आपका मानव कल्याण, जो प्रजा का कल्याण है वो सर्वोपरि रखना, इस ये जो आदर्श वाक्य है एक राजा के लिए कि राजा को ऐसा होना चाहिए, और सभी राजा इस आदर्श वाक्य का पालन नहीं कर पाए, मतलब इस प्रकार से वो शासन नहीं कर पाए। ये बातें समझ आ रही होंगी आपको। महाभारत के शांति पूर्व में जब कुरुवंशी वृद्ध और ज्ञानी भीष्म बाणों की सैया पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, कुरुवंशी मतलब कुरुवंश के थे आपके भीष्म पितामह, वो आपको बता कि अर्जुन ने उसको शेर सैया पर लटा दिया था, मतलब कि बाणों की सैया पर। तो प्रतीक्षा तब वे बड़े विस्तार से पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को सुशासन, न्याय और राजा के नैतिक दायित्व के विषय में उपदेश देते हैं कि वो युधिष्ठिर को बताते हैं कि आगे चलकर पता है कि तुम्हें ही राजा बनना है, तो उनको कुछ राजा के कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। एक राजा केवल शासक ही नहीं होता, बल्कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी प्रजा का कल्याण होता है। उसे निष्पक्ष रूप से कानूनों को लागू करना चाहिए, जिसे न्याय और समानता सुनिश्चित हो सके। राजा को क्या निष्पक्षता से, मतलब बिना भेदभाव के कानूनों को लागू करना चाहिए, जिससे कि समाज में क्या न्याय और समानता सुनिश्चित हो सके।
उसे सत्ता से आसक्त नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसे सत्ता से बंधा नहीं होना चाहिए, उसको घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अहंकार और भ्रष्टाचार जन्म लेते हैं। राजा को उचित और विवेक, अभी आपको नजर नहीं आ रहा क्या, अब आ जाएगा। राजा को उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए विद्वान सलाहकारों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसकी सत्ता अस्थायी है और वह धर्म के बंधन से बंधी हुई है। उसकी जो सत्ता है अस्थायी, मतलब हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, और वो धर्म के बंधन से बंधी हुई है। जब तक धर्म रहेगा तब तक उसकी सत्ता रहेगी। अगर उसने उससे हटकर काम किया तो सत्ता का जाना अनिवार्य हो जाएगा। मतलब कि दिख रहा कि अगर आप धर्म से भटके तो आपकी सत्ता चली जाएगी, आपका शासन चला जाएगा। एक राजा चंद्रीपाड़ है, क्या है, राजा चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ क्या नाम है, चंद्रापीड़, अपनी इष्ट देवी के लिए एक मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन एक हठी मोची की झोपड़ी उस स्थान पर स्थित थी जहां मंदिर बनना था। जब शिल्पकारों ने राजा से शिकायत की मोची उन्हें भूमि का नाप नहीं लेने दे रहा, तो राजा ने शिल्पकारों को दोषी ठहराया। उन्होंने पहले मोची से अनुमति क्यों नहीं दी। राजा ने स्वयं मोची को दरबार में बुलाया। मोची ने बताया कि उसकी झोपड़ी उसके लिए माँ के समान है। राजा के लिए जितना मूल्यवान राजमहल है, उतना ही यह झोपड़ी उनके लिए मूल्यवान है। उसने कहा, किसी का घर बलपूर्वक छीन लिए जाने पर उन्हें जिस पीड़ा का अनुभव होता है, उसे केवल वही समझ सकता है जो या तो देवता होकर अपने दिव्य रथ से गिर पड़ा हो, या राजा होकर जिसने राज्य खो दिया। उसने कहा कि जो मोची था ना, उसने बात कही कि हे राजन, कि जिस प्रकार से उसने कहा, जब कोई अपना स्थान छोड़ता है ना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसको उसका दुख वही समझ सकता है जिसने वो स्थान छोड़ा हो। ये झोपड़ी मेरे लिए जैसे मान लो कि एक आपका देवता है और वो अपने रथ से उतर जाए, उसका रथ से वो गिर जाए, या फिर एक राजा है उसका राज्य हाथ से चला जाए, उसी प्रकार मेरे लिए मेरी झोपड़ी है। फिर भी मोची ने कहा, यदि राजा स्वयं आए और सम्मानपूर्ण अनुमति मांगे तो वह अपनी झोपड़ी छोड़ने को तैयार है। राजा स्वयं उसके पास गए, विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया, उसे बदले में उचित धनराशि प्रदान की। इस प्रसंग का निष्कर्ष था, जो लोग सुख की कामना करते हैं, उन्हें झूठे अहंकार को त्याग देना चाहिए। मोची ने राजा की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की, जिसने एक साधारण व्यक्ति के साथ भी न्यायपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार किया। ये आपका कश्मीरी विद्वान कल्लन द्वारा रचित राजतरंगी में बताया गया है। ये 12वीं शताब्दी सामान्य शब्द की ही बात है कि राजाओं के आपको की शोषण दिखाया गया है। तो राजाओं ने सिर्फ शोषण नहीं किया, कई राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा के साथ बहुत शानदार व्यवहार किया, और उसमें एक ये उदाहरण दिया गया है। तो आप समझ रहे होंगे कि राजा ऐसे भी नहीं थे भारतीय इस उपमहाद्वीप में जिन्होंने आपको पूरी तरह से शोषित किया हो। आपको मतलब कि आपका जो समाज था, आपके जो पूर्वज थे जो पहले आ रहते थे, उनकी प्रजा की मतलब मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक उदाहरण है। अब था हम वर्तमान राजतंत्र की बात करते हैं। एक पहले राजतंत्र था। पहले राजतंत्र में क्या था कि राजा प्रजा का राजधर्म के अनुसार शासन करते थे, लेकिन आज का जो वर्तमान है राजतंत्र, वो देखिए। पहले संप्रभु का मतलब समझिए, क्योंकि ये जो वर्ड है ना आपके, ये काम आएंगे, आपको समझने में मदद करेंगे। संप्रभु का मतलब इसका अर्थ है कि कोई देश अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च तथा बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। कि कोई भी देश जो आपका आंतरिक मामला है ना, उसमें तो वो कोई भी निर्णय ले सकता है, उसके अंदर की बात है, कोई किसी से कोई बाहर का हस्तक्षेप नहीं चाहेगा। और दूसरा है कि वो बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, बाहरी जो मामले उसको लेने हैं तो उसके मामले वो क्या स्वतंत्र है, किसी का दबाव सहन नहीं किया जाएगा। किसके साथ रिलेशन बनाना है, किसके साथ नहीं, किस देश के साथ व्यापार करना है, ये संप्रभुता होती है। राजतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें राजा द्वारा शासन किया जाता है। राजा या रानी को सम्राट या साम्राज्ञी कहा जाता है, जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। राजतंत्र प्रणाली सामान्यतः वंशानुगत होती है, जिसमें राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही भावी राजा होता है। मतलब इसमें कहते हैं कि जो राजा का बड़ा बेटा होता है ना, वही राजा बनता है, और राजा का बेटा ही राजा बनता है। इसमें हम दो प्रकार के राजतंत्र देखते हैं। राजतंत्र में भी निरंकुश राजतंत्र वह शासन व्यवस्था जिसमें राजा को कानून बनाने, उन्हें लागू करने, उनके उल्लंघन की स्थिति में न्यायिक निर्णय देने की शक्ति होगी। मतलब कि राजा ही क्या होगा, सब कुछ होगा, राजा ही रूल बनाएगा, राजा ही क्या देगा, दंड देगा, राजा ही सब कुछ देखेगा, ये चीज है भी। पूर्ण अधिकार का सऊदी अरब एक उदाहरण है जहां राजा के पास संपूर्ण सत्ता होती है और वह इस्लामी कानून के अनुसार शासन करता है।
हालांकि वह एक सलाहकार परिषद नियुक्त करता है, परंतु उस परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है कि सलाहकार परिषद जरूर होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि राजा उसकी बात माने, वो अपना निर्णय खुद से भी ले सकता है। न्यायिक निर्णय आप समझ गए होंगे कि अगर कोई विवाद हो जाए उसमें जो फैसला लेना है वो आपका न्यायिक निर्णय कहलाता है। फिर है आपका संवैधानिक राजतंत्र। आइए एक अलग प्रकार के राजतंत्र का उदाहरण देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन भी एक राजतंत्र है। आपको बड़ी हैरानी होगी कि आपका ब्रिटेन भी क्या है, एक राजतंत्र है। यहाँ एक राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी होते हैं, परंतु उसके पास केवल औपचारिक शक्ति होती है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, मतलब वो सिर्फ नाम का राजा होता है। जो मेन शक्तियां होती हैं वो आपकी प्रधानमंत्री के पास होती है। कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास होती है और कार्यपालिका की शक्ति मंत्री परिषद के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा ही प्रयोग की जाती है। इसका अर्थ है कि सभी कानून जनता द्वारा संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्मित किए जाते हैं। कार्यकारी शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाता है। भले ही ब्रिटेन में राजतंत्र के प्रतीक के रूप में आज भी राजा है, किंतु वास्तव में ब्रिटेन एक संसदीय लोकतंत्र जैसे हमारा भारत है। इस प्रकार के लोकतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। जैसे हमारा भारत है, सारे काम संविधान के अनुसार होते हैं। जो भी मंत्री परिषद है, विधायिका है, न्यायिक क्षेत्र है, सब कुछ क्या है आपके संविधान के अनुसार होते हैं, तो उसको संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। किसी विदेशी गणमान्य यात्रा के दौरान एक भव्य सवारी में राजा चार्ल्स तृतीय, ये आपका राजा चार्ल्स तृतीय है, तो ये क्या सिर्फ नाम के राजा है, इन्हें औपचारिक शक्तियां वहां पर प्राप्त हुई। तीसरा धर्मतंत्र भी। लोकतंत्र आपने पढ़ा, आपने राजतंत्र पढ़ा, अब हम बात करते हैं धर्मतंत्र की। किसकी? धर्मतंत्र की। धर्मतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें देश का शासन धार्मिक नियम और धार्मिक नेताओं के निर्देशों के अनुसार चलता है। ईरान, जिसका नाम आधिकारिक नाम इस्लामिक ईरान गणराज्य है। आप ईरान का नाम भी आपको नहीं पता होगा, इसका नाम क्या? इस्लामिक ईरान गणराज्य है। एक विशिष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है, जिसमें धर्मतंत्र और लोकतांत्रिक शासन दोनों की प्रणालियों का समन्वय है। मतलब धर्मतंत्र भी है और लोकतंत्र भी, दोनों का मिक्स है ये आपका इस्लामिक ईरान गणराज्य में। वहां का संविधान इस्लाम के मूलभूत नियमों पर आधारित है, जो देश का आधिकारिक धर्म है। वहां का सर्वोच्च नेता विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पर सर्वोच्च अधिकार रखता है। इस पद पर नियुक्ति इस्लामी धर्मगुरुओं के एक समूह द्वारा की जाती है। इसने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों हैं, लेकिन इनके ऊपर भी एक हेड होता है और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा करती है? जो इस्लामिक धर्मगुरु है उनके द्वारा की जाती है और उसका कार्यकाल जीवन पर्यंत होता है। साथ ही एक निर्वाचित राष्ट्रपति संसद भी होती है, जो दैनिक प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं। इस गणराज्य का उद्देश्य इस्लामी नियम पर आधारित समाज की स्थापना करना है। वर्तमान समय में अफगानिस्तान, वेटिकन सिटी भी क्या है? धार्मिक गणतंत्र के राजतंत्र के उदाहरण का जो सरकारें चलती हैं वो धार्मिक अनुसार चलती है, धर्म के अनुसार चलती है। धर्म के अनुसार जो कानून बताए गए हैं उनके अनुसार वहां पे होता है। अब आपका अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन पद्धति जिसमें एक व्यक्ति या छोटा समूह संपूर्ण सत्ता पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार के शासन में संविधान या कानून के द्वारा शासक के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई या तो एक व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति, कोई परिवार है, कोई समूह है, वो शासन व्यवस्था देखेगा। तो इसमें क्या संविधान तो होता है, लेकिन उस संविधान के द्वारा जो शासक होता है ना, उस पर कोई नियम व कानून लागू नहीं होते। 20वीं शताब्दी में ऐसे कई तानाशाह के उदाहरण देखने को मिले जिन्होंने लोगों के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। यहाँ हम उनमें से दो को उदाहरण देखेंगे। 1933 में जब एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया, उसके तुरंत बाद उसने ऐसे कानून बनाए जिन्होंने उसे निरंकुश शक्ति प्रदान की और विपक्ष को समाप्त कर दिया। विपक्ष मतलब जो दूसरा सामने प्रतिद्वंदी होता है उसको भी। पहले इसमें लोकतंत्र था, लेकिन उसने जो संविधान में बदलाव किया और खुद को ही क्या कर ली, बहुत शक्तिशाली दे दी संविधान के द्वारा खुद को ही। अब वह एक तानाशाह बन चुका था। अपनी नस्लीय श्रेष्ठता पर विश्वास करते हुए उसने जर्मनी को दुनिया पर शासन करना चाहिए और हीन नस्लों को अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी चाहिए भी। वह कम से कम 60 लाख यहूदियों की हत्या के लिए उत्तरदायी था। उसने कहा कि जो हमारा जो समाज है वही सबसे बेस्ट है, ये यहूदी है ना, इनको रहने का कोई हक नहीं। तो उसने युद्ध कर दिया और यहूदियों का कत्लेआम हुआ और 60 लाख यहूदी मारे गए। कितने? 60 लाख यहूदी मारे गए।
जिसे होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है भी। इसके साथ ही हजारों रोमा व अन्य समूह के लोगों को भी हत्या की गई हुई। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जर्मनी को दुनिया पर और हीन नस्लों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी चाहिए। उसने दूसरी जो नस्ल थी, आपके दूसरे जो धर्म के लोग थे, उनको क्या समझा, हीन समझा। उसने कहा उनको यहाँ पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं, या तो अपना धर्म छोड़ दीजिए या फिर दुनिया छोड़ दीजिए। तो 60 लाख यहूदियों का उन्हें कत्ल कर दिया। उस कत्ल को होलोकास्ट का नाम दिया गया। अन्य समूह के लोगों की हत्या की गई। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना, जिससे कई देशों में जीवन और संपत्ति की भारी हानि हुई। ईदी अमीन युगांडा में एक सैन्य तानाशाह था। कौन था? ईदी अमीन युगांडा में एक सैन्य तानाशाह था। वह हजारों लोगों की नरसंग हत्या करने के उत्तरदायी था। अनेक भारतीय जिनके पूर्वज कुछ पीढ़ियों पहले युगांडा आए थे, उन्हें देश छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। ये आपका क्या था? एक युगांडा में तानाशाह था। ठीक है, युगांडा के तानाशाह के बारे में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ईदी अमीन युगांडावी, ये आपका ईदी अमीन युगांडावी। वैन चित्र, वैन चित्र एक ऐसा चित्र जिसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषता को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा दर्शा वह हास्यास्पद लगे भी। मतलब एक व्यक्ति का शरीर इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर बनाया जाता है जिसको देखने में थोड़ा सा वो मजाकिया लगे, ये इसको हम बोलते हैं वैन चित्र भी। ईदी अमीन का वैन चित्र भी। रोम या रोमानी लोग के मूल रूप से घुमंतु थे। उनके भाषाई और सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर विद्वानों ने यह माना कि उनका मूल स्थान भारत है। वे सबसे पहले यूरोप के पूर्वी हिस्से में बसे, लेकिन अब वह विश्व के कई देशों में प्रवास कर चुके हैं। ये आपके रोम या रोमानी भी मूल कई भाषा के आधार पर उन्होंने माना गया कि उनका मूल स्थान भारत में है भी। ठीक है, कि वो भारत से ही और कहीं गए हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रहे। ये आपके रोमा प्रजाति के लोग भी जब हिटलर ने क्या किया, होलोकास्ट सेकंड विश्व युद्ध से पहले उन्होंने कहा कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, तो उन्होंने यहूदियों को मरवाना स्टार्ट किया। हीन नस्लें जो भी दूसरी नस्लें थी उनको, तो ये भी उनमें मारे गए थे भी। सेन की कहानी भी। सेन उत्तर कोरिया में रहता है, जहां उसके दैनिक जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े पहलुओं के लिए सरकार द्वारा धर्म निरपेक्ष है भी। ठीक है, सेन क्या है, उत्तर कोरिया में रहता है। हर बड़े कार्य के लिए सरकार द्वारा क्या नियम निर्धारित है, वह इस समय अनिवार्य सैन्य सेवा कर रहा है, जिसमें उससे अपेक्षा अधिक की जाती है। अपेक्षा की जाती है, वह तब तक सेना में रहेगा जब तक सरकार चाहेगी भी। सेन की बात बता रही है। वहां इस बात के लिए भी नियम है कि उसे बाल कैसे कटवाने और कैसे कपड़े पहनने हैं। वह इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए अपने देश की बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानता। सरकार उसके सभी क्रियाकलापों को बहुत नजदीक से देखती है और उसे यह अपेक्षा भी रखती थी कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो सेन उसकी जानकारी सरकार को देगा भी। एक दिन वह एक पर्यटक से मिला तो उसने उससे पूछा, यहाँ तुम सभी के एक बाल बाल एक जैसे क्यों बने हैं? सेन ने उत्तर दिया, हम सभी नए तरीकों से बाल बनाना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार निर्धारित करती है कि हमें किस प्रकार के बाल रखने चाहिए भी। तो मतलब सेन का देश लोकतांत्रिक देश है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये तो प्योर आपका राजतंत्र है। स्पेशल आपकी राज की क्या चलती है, राजा की ही सारी चीजें चलती हैं भी। राजा ही सर्वोपरि है। अब आपका है अलग तंत्र भी। राजनीतिक टिप्पणीकार क्या होते हैं? राजनीतिक टिप्पणीकार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने विचार रखते हैं किसी भी राजनीतिक घटनाओं पर भी। ठीक है, और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, वो आपके राजनीतिक टिप्पणीकार होते हैं। वो उन चीजों को गहनता से देखते हैं और उसके फायदे और नुकसान बताते हैं। ओलिगार्की ग्रीक मूल का एक शब्द है। ओलिगास का अर्थ है कुछ और आर्को का अर्थ है शासन करना। ठीक है, ओलिगोस, समझ गया आप? इस प्रकार एक ऐसी शासन प्रणाली है जैसे ओलिगार्की, मतलब कुछ लोग शासन करें भी। ये इस प्रकार की शासन प्रणाली जिसमें कुछ शक्तिशाली लोग या परिवार शासन करते हैं, सारे महत्वपूर्ण निर्णय वही लेते हैं। प्राचीन ग्रीस में कुछ स्थानों पर कुलीन परिवारों द्वारा शासन किया जाता था, जो ओलिगार्की के उदाहरण माने जाते हैं। कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों के अनुसार आधुनिक समय में कुछ लोकतंत्रों में यह देखा गया है कि कुछ शक्तिशाली राजनेता और कुछ व्यापारिक घराने शासन पर अत्यधिक प्रभाव रखते हैं। इसको ओलिगार्की कहा गया। क्या कहलागा? ओलिगार्की। जब कुछ धनवान लोगों के या शक्तिशाली लोगों के सरकार पे क्या हो जाए, प्रभाव हो जाए, कि सरकार उनको उनका पक्ष लेने लगे, वो सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने लगे, तो वो आपका ओलिगार्की शासन कहलाता है, जिसको अलग तंत्र भी हम बोलते हैं।
लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है अभी? विभिन्न प्रकार की सरकारें में बताते हैं लोकतंत्र ही देशों में शासन व्यवस्था का एकमात्र तरीका नहीं है, किंतु अधिकतर देशों में लोकतंत्र को अन्य प्रकार की शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक बढ़िया माना जाता है, कि लोकतंत्र को बढ़िया माना जाता है। आइए इसे और बेहतर ढंग से समझने की तुलना करें, शासन प्रणाली के विभिन्न स्वरूपों निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें और इन स्थानों को करें। नागरिकों के साथ समानता है, बाकियों में नहीं है। आपका व्यक्ति के साथ सारी चीजें आपको क्या है लोकतंत्र में हाँ मिलेंगी, बाकियों में क्या मिलेंगी आपको ना मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। आपने पूर्व में अलग मतलब पहले अलग अलग अभी शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, तो यह भी समझा है कि एक देश की शासन व्यवस्था उसके नागरिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, कि किसी देश कोई भी शासन व्यवस्था है ना तो वो उसके नागरिकों को प्रभावित करती है। अभी पिछली तालिका में देखा कि नागरिकों की पसंद और अधिकारों का प्रतिनिधित्व विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग होता है। वास्तविक लोकतंत्र में लोग अपना जीवन के जीने के ढंग जी सकते हैं। लोकतंत्र में लोग जैसा जीवन जीना है वैसे जी सकते हैं। वे क्या बोलना चाहते हैं, क्या पहचानना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, सॉरी किस विश्वास को मानना चाहते हैं, मतलब किस धर्म को कोई या फिर कुछ नहीं मानना चाहते, और अपनी अभिव्यक्ति कैसे करना चाहते हैं, यह सब निर्धारित करने की स्वतंत्रता उन्हें होती है जब तक यह किसी के अधिकार को क्षति न पहुंचाए। मतलब कि आपको ये सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन किसी के अधिकार मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाकर नहीं, दूसरे के अधिकार को छीनकर नहीं। लोकतांत्रिक सरकार में लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। सरकार का यह उत्तरदायी होता है कि वह अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। यह आपको स्टार्टिंग में बता दिया था बिल्कुल। और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करे। यदि सरकार अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करती है तो लोग चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं, कि अगर उन्हें लगता है कोई प्रतिनिधि आपकी बढ़िया काम नहीं कर रहा, सरकार बढ़िया नहीं कर रही, तो अगले जैसे चुनाव होंगे हम उसे चुनाव के द्वारा नहीं चुनेंगे भी। इससे सरकार की कार्य प्रणाली पर निरंतर निगरानी बनी रहती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक सरकार के मूल्य आदर्श सभी नागरिकों की भलाई पर केंद्रित होने चाहिए। हमारा देश भी एक लोकतंत्र है और हमारे दैनिक जीवन में लोकतंत्र की अनेक विशेषताओं को देख सकते हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि आज विश्व के आधे से अधिक देशों ने लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन को अपनाया है। हालांकि यह भी याद रखना आवश्यक है लोकतंत्र की भी अपनी चुनौतियां हैं, जैसे आपका भ्रष्टाचार है, आर्थिक विषमता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कुछ लोगों का अत्यधिक नियंत्रण हो जाता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का शरण, सूचना माध्यमों का दुष्प्रचार आदि लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने में बाधाएं बन सकते हैं। कौन कौन सी चीजें आपकी लोकतंत्र में बाधा बन सकती है, तो देखिए आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि भ्रष्टाचार, आपको सबको पता है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये सारी चीजें ठीक है, वो क्या लोकतंत्र में बाधाएं बनती हैं। आर्थिक विषमता, अमीरी गरीबी है ना, ये बड़ी भयंकर चीज है आपकी लोकतंत्र में भी। इसमें क्या कि जो गरीबी है ना वो क्या है कि जो आपकी मतदान प्रक्रिया है उसको प्रभावित कर सकती है, जैसे वोटों की खरीद फरोख्त, ये सारी चीजें। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कुछ लोगों का अत्यधिक नियंत्रण, जो आपकी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर लोग नियंत्रण कर सकते हैं और जो आपका उन चीजों को प्रभावित कर सकते हैं लोकतंत्र को भी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का शरण, जो न्यायपालिका है ना उसको स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने दिए जाते, लोकतंत्र में उनको क्या कमजोर कर दिया जाता है ताकि स्वतंत्र रूप से निर्णय न ले सके। सूचना माध्यमों का दुरुपयोग सबसे ये आज के जमाने में हो सकता है। सूचना माध्यम जैसे आप टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। उनके प्रभाव से क्या है कि सरकार अपना प्रभाव ज्यादा दिखा सकती है, विपक्ष की आवाज को दबा सकती है, क्योंकि वो चीज वही आपको कोई भी अगर सूचना के जो माध्यम है ना अगर ये सही नहीं हुए ना तो आप खबर देखना चाहते हैं लेकिन वो आपको खबर नहीं वो चीज दिखाएंगे जो सरकार आपको दिखाना चाहती है, जिससे आप सरकार के प्रभाव में सरकार की एक अच्छी इमेज आपकी नजर में बने, ताकि आने वाले चुनाव में आप सरकार को वोट दें, अगली बार वो दोबारा चुने जाए। यदि लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने में बाधाएं बन सकते हैं, हम एक व्यक्ति और समाज के रूप में सजग रहकर इन समस्याओं और बाधाओं को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको देखना है अभी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं, तो अब आपको अध्याय कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में बताएं, और नोट्स आप इसके अवश्य बना लें, क्योंकि बिना नोट्स के आपके काम नहीं चलेगा। क्योंकि
बातें एक दो होती है लेकिन इसमें काफी लंबा, ताकि कोई पॉइंट आपका न सीखे। नोट्स के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।